जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई चीज, यानी कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। ठीक है। सो ईडियम्स क्या होते हैं ये हम पहले बाद में समझते हैं, पहले ये जानते हैं कि ईडियम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब इसके पहले मैं एक वीडियो लाया था जिसमें हम लोग वोकैब के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था। ठीक है। तो उस वीडियो को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर और लाइक करिए, ताकि हमारे जो चैनल है या फिर हमारे जितने भी और भाई हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी भी सारी मेहनत सक्सेसफुल हो। ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब इंपॉर्टेंस ऑफ ईडियम्स, यानी ईडियम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, यानी कि चाहे वो हमारा एसएससी अभी एमटीएस का होने वाला है, या फिर जीडी का जो भी हुआ था हाल में ही, और यूपीआरवीएनएल का भी होने वाला है। ठीक है। सो उसमें क्या होता है, अभी यूपीपीसीएल का भी हुआ था, उसमें भी आया था ये सब। ये एक ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जैसे इसमें आपको मुहावरे दे दिए जाते हैं और मुहावरों की वो मीनिंग्स पूछते हैं आपसे। ठीक है। मुहावरों की वो मीनिंग्स पूछेंगे, मतलब इंग्लिश में मुहावरे दिए जाएंगे और इंग्लिश में ही आपको मीनिंग बताना होगा। और इसके आपको क्वेश्चंस लगभग हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस इसके आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं, किसमें, आपके इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है। तो चलिए अब ये जानते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि ईडियम भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके 3 से 4 क्वेश्चन हमारे फिक्स हैं हर एक पेपर में। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें 3 से 4 क्वेश्चन ईडियम्स के फिक्स होते हैं, बल्कि बैंकिंग साइड अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अब ये तो समझ लिया कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीएम क्या होता है। इसके बाद अब ये समझते हैं कि ईडीएम्स होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है। सो ईडीएम्स हमारे मुहावरे होते हैं। ठीक है। मुहावरे होते हैं, यानी कि मुहावरों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ईडियम्स बोलते हैं। ठीक है। सो ईडियम्स के बारे में होता क्या है, ये जो हमारे जो लाइन होता है, यानी कि जो मुहावरा होता है हमारा, उसके शब्दों की मीनिंग और उसके एक्चुअल मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। यानी उसका जो शब्द है, यानी जिन शब्द से मिल करके वो बना है उसमें, और वो शब्द जिससे जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब हम लोगों ने मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों चीज को समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने फर्स्ट ईडीएम की तरफ। ठीक है। यानी आज का जो हमारा पहला ईडीएम है उसको हम लोग समझते हैं। एक मैं आप लोगों से वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भाई वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर लिया करो। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अगर आप लोग मुझे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो ये ईडीएम्स का ही मैं और पार्ट्स लेकर के आऊंगा। ठीक है। और भी पार्ट्स में इसके लेकर के आऊंगा, आपके जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो भी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। ठीक है। जो रेगुलर रूप से आपसे रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो जितने भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं या ईडीएम्स जिस भी पर्पस के, ठीक है, तो वो मैं जरूर से जरूर आप लोग को लेकर के लिए आप लोगों के लिए लाऊंगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल को सपोर्ट आप लोग जरूर से करिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट आज के ईडीएम की तरफ। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा ईडीएम क्या है आज का, फर्स्ट इडियम, टू कीप वंस टेम्पर, यानी कि किसी के टेम्पर को रखना, या फिर उसको जिस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट या जो भी हम लोग इसका मतलब समझे उसको, क्योंकि अगर मैं मतलब बता दूंगा तो फिर आप लोग ऑलरेडी ऑप्शन से मीनिंग समझ जाएंगे। ठीक है। सो टू कीप वंस टेम्पर, इसका ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए टू बी इन गुड मूड, बी टू बी हंग्री, सी टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, या फिर डी नन ऑफ दीज। यानी कि मैं आपको मीनिंग्स की मतलब एग्जांपल्स की आपको मीनिंग समझाता हूं। टू बी इन गुड मूड यानी कि एक गुड अच्छे मूड में होना, टू बी हंग्री यानी कि भूखा होना, सी टू प्रिजर्व वंस एनर्जी या फिर मतलब किसी की एनर्जी को बचाना, प्रिजर्व करके रखना, या फिर डी नन ऑफ द अबव यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। ठीक है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टू बी इन गुड मूड यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब समझते हैं, देखिए इसमें हम आप लोग के लिए एक और चीज देंगे। पहले तो ईडीएम, उसकी मीनिंग, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी हम आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है। यानी कि हम पहले आपको ईडीएम बताएंगे, फिर उसकी मीनिंग बताएंगे, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग ने पढ़ लिया ये सारी, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया और उसकी मीनिंग समझ लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ वंस कंपोजर डिस्पाइट बीइंग एंग्री और अपसेट, यानी कि किसी भी इंसान के या किसी भी मनुष्य के
हम लोग उसके एंग्री या फिर उसका जो भी रिस्पॉन्स है किसी भी चीज पर, चाहे वो एंग्री होने का हो या फिर अपसेट होने का हो, उसको हम लोग क्या करें, कंट्रोल करके रखें। ठीक है, कंट्रोल ऑफ वंस कंपोजर डिस्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री और अपसेट। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग को पता है कि यार अब वो एंग्री या अपसेट होने वाला है, तो उसको कंट्रोल करके रखना और उसको एक गुड मूड यानी उसको एक अच्छे मूड में बना करके रखना कॉन्स्टेंटली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड ईडीएम की तरफ। क्वेश्चंस में करवाता हूं, इस वजह से क्वेश्चंस की ही हैबिट पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड ईडीएम की तरफ। तो सेकंड ईडीएम हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन को मैं देखिए आप लोग ध्यान से तो मैं हाइड कर देता हूं जो भी ईडीएम में बताता हूं, क्योंकि अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा और फिर मैं अगर मतलब बता रहा हूं तो उससे भी आप लोग हिंट पकड़ लेंगे और फिर ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मजा नहीं आती है, थोड़ा आप लोग भी अपना दिमाग चलाइए। ठीक है, सो अभी हमारे पास जो सेकंड ईडीएम आ रहा है वो क्या है, टू कैच अ टार्टर। ठीक है, टार्टर को किसी के कैच करना, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी डेंजरस पर्सन को कैच करना। ऑप्शन बी, टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, यानी कि कोई हमारा जैसे होता नहीं है, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वांटेड होते हैं। ठीक है, सो उन क्रिमिनल्स को पकड़ना विद ग्रेट डिफिकल्टी, और एक बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से उन क्रिमिनल्स को पकड़ना। ठीक है, ऑप्शन सी, टू मीट विद डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर यानी कि जो हादसे होते रहते हैं, ठीक है, उन डिजास्टर्स से मीट करना या फिर उन डिजास्टर्स को फेस करना बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन डी, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, या फिर ऑप्शन डी, किसी ऐसे इंसान के साथ हमें डील करना पड़े, डील मतलब बिजनेस डील ही नहीं, मतलब उनसे बातचीत या उनको फेस करना पड़े, हु इज मोर देन वंस मैच, यानी कि जो कि किसी अगले इंसान से बहुत ज्यादा मतलब वंस मैच, मोर देन वंस मैच मतलब कि उनसे मैच ना करे। ठीक है, या फिर जो सामने वाले का नेचर है और जो दोनों आमने सामने जो नेचर है दोनों लोगों का, वो एकदम डिफरेंट हो, यानी एकदम अलग अलग हो। ठीक है, सो ये है तो ईडीएम हमारे पास टू कैच अ टेटर, और ये 4 ऑप्शंस। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि टू कैच अ टर्टर का मतलब है टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू एनकाउंटर और टू बी फोर्स्ड to reckon with someone or something that proves more powerful, troublesome और formidable than one expected। यानी कि देखिए वही चीज है कि हमें ऐसे सामने वाले से मुकाबला या ऐसे सामने वाले को हमको फेस करना पड़ रहा है जो कि हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हमसे ट्रबलसम हो या फिर फॉर्मिडेबल हो, और जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया हो। ठीक है, बहुत ज्यादा, और ये कंडीशन कब आती है, जब हम किसी के सामने रेकॉन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमने किसी के सामने होता है ना माफी मांगना या घुटने टेक करके माफी मांगना, वो वाला जब हमारे सामने सीन चल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू कैच अ टर्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड ईडीएम की तरफ। थर्ड ईडीएम हमसे क्या बोल रहा है, टू ड्राइव होम। ठीक है, टू ड्राइव होम, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका, देखिए अब ईडीएम्स को इसीलिए बोला जाता है, देखिए टू ड्राइव होम का मतलब अगर हम लोग इसके वर्ड्स की मीनिंग पे, वर्ड्स की जो एग्जैक्ट जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है उसकी मीनिंग्स को अगर हम लोग समझते हैं, उसकी मीनिंग अगर हम लोग समझे तो क्या लिखा हुआ है, टू ड्राइव होम, यानी कि घर जाना। ठीक है, घर के तरफ हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं, इसका तो मतलब ये हुआ। बट ऑप्शंस में देखा हमने, जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है जिससे हम लोग रिलेट कर सके कि हम लोग घर जा रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए ईडीएम्स होते क्या हैं, ईडीएम्स वो होते हैं जिनके जो ईडीएम के वर्ड हैं उसकी मीनिंग और जो ईडीएम की एक्चुअल मीनिंग है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और ये भी कह सकते हैं कि दोनों का कोई रिलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, सो फिलहाल अभी चलिए ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए क्या है, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, यानी कि जो हमारा टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, यानी कि जहां पर हम आराम कर रहे थे, प्लेस ऑफ रेस्ट, वहां पर हम लोग वापस चलें। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी, टू फाइंड वंस रूट्स, यानी कि किसी भी चीज की जड़ को पता लगाना या किसी भी चीज के बारे में पता लगाना। ऑप्शन सी, टू एम्फेसाइज, यानी किसी भी चीज को एम्फेसाइज करना, उत्सुकता देना। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जिस भी हमारी जो एक्चुअल पोजीशन पहले थी उसी पोजीशन में दोबारा से चले जाना। ठीक है, सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि टू एम्फेसाइज। टू एम्फेसाइज
इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए एक्सप्लेनेशन में हमको समझ में आ जाएगा। गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू, जैसे कि अगर हम लोग कभी कभी क्या होता है किसी भी पर्सन को जब लोग उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, वो मे बी हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा रिलेटिव या भी कोई भी ऐसा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, या फिर हमारे स्पाउस, स्पाउस का मतलब आप लोग बता दो जैसे हस्बैंड या वाइफ हो गए, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हम लोग उस बंदे को, सामने वाले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो दैट मीन्स वहां पर हम लोग ईडीएम कौन सा यूज करेंगे, टू ड्राइव होम। दैट मीन्स की टू एम्फेसाइज, और एम्फेसाइज का मतलब गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ ईडीएम की तरफ। फोर्थ ईडीएम से क्या बोल रहा है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि हमारे पास, अगर इसके वर्ड की मीनिंग की तरफ चले तो वर्ड की मीनिंग क्या बोलती है, मतलब जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कुल्हाड़ी है पीसने के लिए, ठीक है। चलिए अब, लेकिन ये तो वैसे तो कुछ होगा ही नहीं, इसकी तो मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। सो ये है ईडीएम। ईडीएम की ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, यानी कि हम किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट, उसके बारे में मतलब जिसमें जगा रहे थे वो हम क्या हो गए, उसमें फेल हो गए, ठीक है। ऑप्शन बी अ प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि एक प्राइवेट एंड या छोर जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां जहां भी हम किसी की सेवा कर सकें, ठीक है। सी टू वर्क फॉर बोथ साइड, यानी कि हम दोनों तरफ से वर्क कर सकें, या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अ प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू एक्सेप्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू डू समथिंग, यानी कि फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग और पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है, यानी कि हमारा किसी भी चीज के प्रति एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन होना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुद का ओपिनियन होना, दैट यू वांट पीपल टू एक्सेप्ट, और वो चीज वो कैसी चीज है, वो ऐसी चीज है जिसको कि हम चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें, और वही रीजन है कि हमने कुछ किया हो उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ ईडीएम की तरफ। फिफ्थ ईडीएम से क्या बोल रहा है, टू क्राई वुल्फ, ठीक है। फिफ्थ ईडीएम से क्या बोल रहा है, टू क्राई वुल्फ, ठीक। ऑप्शन ए टू गिव फॉल्स अलार्म, ऑप्शन बी टू लिसन एगरली, ऑप्शन सी टू टर्न पेल, यानी कि पीला पड़ जाना, और टू लिसन ईगरली का मतलब कि बहुत उत्सुकता से सुनना, या फिर ऑप्शन ए की मीनिंग क्या है, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, यानी कि मतलब किसी को मतलब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी को टू गिव टू आस्क असिस्टेंस फॉर यू डोंट नीड, ठीक है, यानी कि किसी चीज को ऐसे इग्नोर करना, या फिर किसी की हेल्प को ऐसे इग्नोर करना जो कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग उस टाइम पर हम लोग कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं, टू क्राई वुल्फ, ठीक है, या फिर डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि टू गिव फॉल्स अलार्म, और इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन में हमारा इसका मतलब छुपा हुआ है, टू आस्क फॉर असिस्टेंस व्हेन यू डोंट नीड इट, यानी कि हम किसी चीज की मदद को तब मांगे जब हमें उसकी एक्चुअल में जरूरत ही ना हो, ठीक है। सो वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू क्राई वुल्फ, ठीक है, होता है ना भेड़िए के आंसू बहाना जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकतर, ठीक है। सो वहां यहाँ पर वही चीज है, ठीक है, मतलब हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हमको हेल्प की जरूरत है, बट एक्चुअल में हमें वैसी हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 6 क्या है, सॉरी ईडीएम 6 क्या है, ईडीएम 6 हमसे कह रहा है टू एंड इन स्मोक, यानी कि टू एंड इन स्मोक, अब इसकी हिंदी में अगर मीनिंग समझे तो धुएं में खत्म होना, ठीक है, लेकिन ये तो ईडीएम के एक्चुअल वर्ड्स की मीनिंग हो गई, बट इसकी रियल मीनिंग क्या है, ऑप्शन ए टू रूइन वनसेल्फ, यानी कि खुद को रूइन मतलब होता है ना बर्बाद कर लेना, यानी खुद को बर्बाद कर देना। ऑप्शन बी टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यानी कि खुद को, या टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड किसी भी चीज को पूरी तरीके से समझ जाना, ठीक है, या समझ लेना, ठीक। ऑप्शन सी टू ओवरकम समवन, यानी कि किसी को हराना, ठीक है, टू ओवरकम पीछे करना किसी को, ठीक। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि टू रूइन वन सेल्फ, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू बी डिस्ट्रॉयड और रूइंड, ठीक है, टू बी डिस्ट्रॉयड और रूइंड, जैसे कि आजकल के यूथ क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं खुद को, मतलब टू एंड इन स्मोक विद देयर मोबाइल फोन्स, और यू कैन से विद देयर डेटा विद विच दे गेट from their money, or you can say from the money they bought from their parents, ठीक है। So what I want to say that आजकल के टाइम पर जो यूथ है हमारा, वो कंटिन्यूअसली हम कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता जा रहा है। किसकी तरफ डिस्ट्रैक्शन, जैसे हमारी जितनी सोशल मीडियाज हैं उनकी तरफ। सो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, टू एंड स्मोक,
ठीक है, वो आखिरी में क्या हो जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे, यानी कि वो चले जाएंगे और किसी को उनका कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, टू रूइन वन सेल्फ, वो ओवरऑल खुद को ही वो रूइन कर रहे हैं, खुद को ही वो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ईडियम 7 की तरफ। ईडियम 7 क्या है, टू बी अबव बोर्ड। ठीक है, टू बी अबव बोर्ड, ऑप्शन ए, इसकी मीनिंग क्या क्या है समझते हैं ऑप्शंस के थ्रू। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, यानी कि हम किसी भी बिजनेस डील में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहें, यानी कि सच्चे रहें। ठीक, ऑप्शन बी, टू हैव अ गुड हाइट, एक अच्छी हाइट होना, लंबाई अच्छी होना। ऑप्शन सी, दे हैव नो डेब्ट्स, यानी कि उनके पास कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, डेब्ट्स मतलब होता है ना कर्जा। ऑप्शन डी, टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, ठीक है, यानी कि अच्छे दिखने की, यानी ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश करना। ठीक है, देखो एक्चुअल में ब्यूटीफुल होना और ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश करना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप एक्चुअल में कैसे हो ये आपकी सिंप्लिसिटी दिखाती है, बट आप आर्टिफिशियली कैसे बनना चाहते हो वो तो आप आजकल के आप जानते हो टाइम पर हर चीज पॉसिबल है। आर्टिफिशियली कोई भी अच्छा हो सकता है, बट सिंप्लिसिटी कांट अफोर्ड बाय एवरीवन, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम ज्यादा कोशिश किया करिए सिंपल से सिंपल रहने की। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपने इडियम पे वापस आते हैं। टू बी अबव बोर्ड, यानी कि टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, टू हैव अ गुड हाइट, ऑप्शन सी, टू हैव नो डेब्ट्स, या फिर ऑप्शन डी, टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टू बी अबव बोर्ड की मीनिंग क्या होगी, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बिजनेस एग्रीमेंट विच इज ऑनेस्ट एंड नॉट ट्राइंग टू डिसीव एनीवन, यानी कि एक ऐसा बिजनेस एग्रीमेंट जो कि एकदम ऑनेस्ट, यानी कि एकदम सच्चा हो और किसी को भी वो धोखा ना दे। ठीक है, किसी को भी वो धोखा ना दे। ठीक, एंड नॉट ट्राइंग टू डिसीव एनीवन, किसी को भी वो धोखा ना दे, ऐसे बिजनेस एग्रीमेंट पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टू बी अबव बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सॉरी अपने ईडियम 8 की तरफ। ईडियम 8 हमसे क्या बोल रहा है, टू पुट वंस हैंड टू प्लव, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है, ऑप्शंस के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन ए, टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, यानी कि हमने एग्रीकल्चर फार्मिंग को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी, टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, यानी कि हमने टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन सी, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, यानी कि हमने डिफिकल्ट टास्क ले लिया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था, डिफिकल्ट टास्क था, उसको हमने ले लिया। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट मीनिंग क्या होगी, ऑप्शन सी, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, यानी कि टू पुट वंस हैंड टू प्लफ। प्लफ मतलब जानते हैं ना आप लोग, वो खुदाई करना। ठीक है, फावड़े से जो खुदाई होती है, प्लफिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, सो उसको हम लोग यहाँ पर वही यूज हो रहा है कि किसी का हैंड को हम लोग यूज करें प्लफ करने के लिए, और उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, एज प्लफिंग इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू डू अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, यानी कि किसी भी मुश्किल काम को करना। ठीक है, वहां पर हम लोग कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं, टू पुट वंस हैंड टू प्लफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नाइन्थ ईडियम की तरफ। नाइन्थ ईडियम हमसे क्या बोल रहा है, टू पिक होल्स। ठीक है, टू पिक होल्स, और इसकी फर्स्ट मीनिंग क्या है, हमसे ऑप्शन क्या है इसका, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। ऑप्शन बी, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। ठीक है, यानी कि किसी कोई आइटम है और उसका हमने, मान लेते हैं ये हमारा केक था, ठीक है, एकदम छोटा सा प्यारा सा केक था और इसका हमने इतना सा पार्ट कट आउट कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोले, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। ठीक, ऑप्शन सी, टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, यानी कि कोई ना कोई रीजन निकालते रहना बहस करने के लिए। क्वेरल का मतलब होता है ना लड़ाई करना या बहस करना, तो उस चीज को कोई ना कोई रीजन निकालने का, कोई ना कोई रीजन निकाल लेना हम, ताकि हम जिससे क्वेरल कर सके। ऑप्शन डी, टू क्रिटिसाइज समवन, या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, टू पिक होल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्रिटिसाइज समवन का क्या है, एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। टू ट्राई एंड मेक एन आइडिया और पीस ऑफ वर्क सीम बैड बाय फाइंडिंग ऑल द थिंग्स दैट आर रॉन्ग और मिसिंग। ओवरऑल यहां पर हमसे मतलब ये है, मतलब इस जो ऑप्शन था या ये जो ईडियम था, इसका मतलब ये था कि किसी को क्रिटिसाइज करना। अब क्रिटिसाइज करने का मतलब कि किसी ने कितना भी काम किया हो, वहां से हम जो चीजें रॉन्ग हो, जो चीजें गलत हो, या जो चीजें मिसिंग हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो चीजें बैड हो, जो उसकी मतलब होता है ना, एक रॉन्ग साइड होता है, एक गुड साइड होता है, तो जो रॉन्ग साइड थी उसकी, उसी को हम लोग निकालें। ठीक है, टू पिक होल्स, ठीक है, यानी कि छेद को निकालना। ठीक है, जो उसने जो काम नहीं किया या उसकी जो गलत चीजें थी उसको हम लोग निकाल करके बाहर कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कौन सा ईडियम यूज करेंगे, टू पिक होल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10th ईडियम की तरफ। 10th ईडियम से क्या बोल रहा है, टू लीव समवन इन द लर्च। ठीक है, टू लीव समवन इन द लर्च,
ठीक। ऑप्शन ए टू पुट समवन एट ईज, यानी कि किसी को मतलब एक होता है ना आसान स्थिति में डाल देना किसी को, किसी की हेल्प करके, ठीक है। ऑप्शन बी टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, या फिर किसी को उसकी डिफिकल्टीज के टाइम पर हम उसको छोड़ दें, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, या फिर हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। सो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इस इडियम की करेक्ट मीनिंग क्या होगी, ऑप्शन बी, यानी कि टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी कि किसी को भी हम सपोर्ट करना उस टाइम पर बंद कर दें जब वो हमारे, जब जो भी हमारा जो फ्रेंड है या जो भी जिसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं वो एक मुश्किल टाइम पर हो, ठीक है। वहां पर हम उसको अगर सपोर्ट करना छोड़ देते हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी, वहां पर हम कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं, टू लीव समवन इन द लॉर्ज, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू स्टॉप सपोर्टिंग समवन इन हिज डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि जब वो मुश्किल में हो या कोई मुश्किल में हो तब हम उसको सपोर्ट करना छोड़ दें, तो वहां पर हम लोग कौन सी चीज को यूज करेंगे, कौन से इडियम को यूज करेंगे, टू लीव समवन इन द लॉर्ज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 11th इडियम की तरफ। 11th इडियम हमसे क्या बोल रहा है, टू प्ले सेकंड फिडल, यानी कि टू प्ले सेकंड फिडल। इसकी ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, यानी कि इसकी एक्सपेक्टेड मीनिंग्स कौन कौन सी हैं। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि किसी के रोल को या किसी का भी किसी अलग पर्सन का जो व्यू है किसी भी चीज को लेकर के उसको हम क्या करें, सपोर्ट करें। ऑप्शन बी टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, यानी कि जो किसी जो सीनियर है उसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग क्या करें, रिड्यूस करें, ठीक। ऑप्शन सी टू बी हैप्पी चीयरफुल एंड हेल्दी, यानी कि हेल्दी हैप्पी होना, चीयरफुल होना और हेल्दी होना, यानी हम एकदम खुश मिजाज रहें। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगी, यानी कि टू प्ले सेकंड फिडल, इसकी करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगी, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। यानी कि किसी के भी रोल को या उसका जो व्यू है किसी भी चीज को लेकर के उसको हम लोग क्या करते हैं, जब सपोर्ट करते हैं तो वहां पर हम कौन सा इडियम यूज करेंगे, टू प्ले सेकंड फिडल। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा टू प्ले अ सपोर्टिंग और माइनर रोल इन रिलेशन टू समवन एल्स, यानी कि किसी के भी रिलेशन में, यानी किसी और के लिए जब हम एक सपोर्टिंग और एक माइनर रोल यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जब हम लोग प्ले करते हैं या फिर उसको शो कर रहे होते हैं, किसी चीज को जब हम लोग स्टैंड अपना हम लोग किसी दूसरे के लिए ले रहे होते हैं, वहां पर हम लोग कौन सा इडियम यूज करेंगे, टू प्ले सेकंड फिडल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 12th इडियम की तरफ। 12th इडियम से क्या बोल रहा है, टू बेग द क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन की भीख मांगना ठीक है, ये इस वर्ड्स की मीनिंग हो गई, बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इडियम वो हम अभी ऑप्शंस के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन ए टू टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कि किसी की बातों को बिना किसी दिक्कत के या जो वो बोले बस ठीक है भैया तुम ही सही हो, हाँ ठीक है, इसको चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टू टेक फॉर ग्रांटेड। ऑप्शन बी टू रेज ऑब्जेक्शंस, यानी कि हमें मतलब ऑब्जेक्शंस को रेज करना या फिर किसी चीज को विरोध को दिखाना, ठीक है। ऑप्शन सी टू बी डिस्कस्ड, या फिर इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस तरह करके टालना। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यानी कि इसकी करेक्ट मीनिंग होगी ऑप्शन ए, या फिर इसको कह सकते हैं टू टेक फॉर ग्रांटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार होता है क्या है कि हम लोग अपनी मम्मियों की ही बात को कई बार ठीक है मम्मी आप ही ठीक हो मैं गलत हूं, ठीक है, जब ये वाला सीन होता है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टू टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैक द क्वेश्चन, ये इडियम हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ से फिर समझते हैं, एज्यूम द ट्रूथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट विदाउट आर्ग्यूइंग इट। देखा वही चीज है ना कि मतलब जो सच्चाई है, ठीक है, एज्यूम द ट्रूथ मतलब किसी भी बहस में कोई भी आर्गुमेंट चल रहा है उसकी जो भी सच्चाई है उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेना बिना उसको उसके बारे में आर्ग्यू किए बिना, ठीक है, कि नहीं वो गलत था या वो सही था, ऐसा कुछ ना करके बस ठीक है अगर आप मेरे को गलत बोलो ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टू टेकन फॉर ग्रांटेड या फिर टू टेक फॉर ग्रांटेड। और यहां पर ईडियम कौन सा यूज करेंगे हम लोग, टू बैक द क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने 13th ईडियम पर। 13th ईडियम हमसे क्या बोल रहा है, अ ब्लैक शिप, ठीक है। अब ब्लैक शिप मतलब कि एक काली भेड़, ठीक है। तो नहीं अभी यहाँ पर ये तो इसके वर्ड की मीनिंग हो गई, बट एक्चुअल इस इडियम की मीनिंग क्या है, ऑप्शन ए अ लकी पर्सन, एक लकी इंसान, ठीक है। ऑप्शन बी एन अनलकी पर्सन, एक अनलकी पर्सन, ठीक है। और ऑप्शन सी एन अगली पर्सन, एक गंदा दिखने वाला पर्सन। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक चीज और, कोई भी अगली नहीं होता है, ठीक है। आपके पास सिर्फ पैसों की कमी होती है भाई, वरना कोई अगली नहीं होता, ठीक है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तब वो अगली है, बट अगर उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमको ब्यूटीफुल दिखने लगता
है। ठीक है, सो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं अपने ईडियम की तरफ। सो इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? अब ब्लैक शिप का मतलब क्या होगा? अ लकी पर्सन, एन अनलकी पर्सन, एन अगली पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब परेशान मत होइए, इसकी मीनिंग मैं आप लोग को बता रहा हूं, क्यों परेशान है। ठीक है, फिलहाल अभी एक चीज समझ लीजिएगा, ये तीनों नहीं है। अब इसकी असली मीनिंग या एक्चुअल मीनिंग हमको मिलेगी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी कि अ ब्लैक शीप की एक्चुअल मीनिंग क्या है? इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ब्लैक शीप इज एन ईडियम used to describe an odd or disreputable member of a group, especially within a family। ठीक है, यानी कि अब ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है कि एक ऑड या फिर एक डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, स्पेशली विद इन अ फैमिली, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन, कोई ऐसा ऑड मेंबर ऑफ अ ग्रुप, वो किसी ग्रुप का मेंबर हो सकता है या किसी फैमिली का मेंबर हो सकता है, जो कि बहुत ही गंदा हो या फिर वो एक ऑड हो उस फैमिली के लिए। ठीक है, जैसे एक हो सकता है कोई एक पुलिस की फैमिली हो और उसमें कोई एक थीफ निकल आए। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? एक उस फैमिली के लिए एक अ ब्लैक शीप हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह की कंडीशन पर हम लोग कौन सा इडियम यूज करेंगे? अ ब्लैक शीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th इडियम पर। 14th इडियम क्या बोल रहा है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब इसकी भैया अगर वर्ड की अगर हम लोग मीनिंग समझे तो एक अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी स्ट्रॉ मतलब पाइप होता है, पाइप वाला इंसान? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, अ वेरी एक्टिव पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। बी, एन अनरीजनेबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि अनरीजनेबल हो, यानी कि वो उसका कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, ऑप्शन सी, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक ऐसा इंसान जो किसी सब्सटेंस का है ही नहीं, किसी चीज का। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझना, एन अनरीजनेबल पर्सन, देखो ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई रीजन ना हो। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उसको उनके आने का कोई ना कोई रीजन तो है ही है, भले वो किसी अच्छी चीज को दिखा रहे हो या किसी गंदी चीज को या किसी खराब चीज को दिखा रहे हो, बट जितने भी लोग यहाँ पर इस अर्थ पर मौजूद हैं उनका कोई ना एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्चुअल मीनिंग पर चलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ की एक्चुअल मीनिंग क्या है? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसका मतलब क्या है? मैन ऑफ नो सब्सटेंस का मतलब कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसका कि कोई व्यक्तित्व ही ना हो। ठीक है, मतलब वो है तो, बट उसका कैरेक्टर या फिर उसका मतलब जो होता है ना, एक बिलीव होना किसी भी भगवान पर या किसी भी चीज पर, वो एक बिलीव ठहरे ही ना, कंटिन्यूअसली वो चेंज हो रहा हो। सो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्यों? स्ट्रॉ आप लोगों ने देखा होगा, उसको हम लोग कहीं से भी कभी भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के पर्सन को, यानी कि जिसको कि हम लोग कहीं पर भी कभी भी मोड़ दें, ठीक है, माफ कीजिएगा, कहीं पर भी हम अगर उसको मोड़ दें तो वहां पर वो क्या कहलाता है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अ मैन हुज कैरेक्टर इज वीक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर वीक हो एंड हु लैक्स डेफिनेट बिलीफ, और उसका कोई डेफिनेट बिलीफ ही ना हो। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? अ मैन, उस जगह पर हम लोग कौन सा इडियम यूज करेंगे? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15th ईडियम पर, जो कि हमारा आज का लास्ट ईडियम है। ठीक है, और ये क्या है? टू स्मेल अ रैट, यानी कि एक चूहे को सूंघना। चूहे को हाथ में ले लीजिए और उसको सूंघिए। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ईडियम की मीनिंग क्या है? ठीक, ईडियम की मीनिंग ऑप्शंस के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन ए, टू गेट बैड स्मेल ऑफ अ बैड डेड रैट, यानी कि एक मरे हुए चूहे की स्मेल लेना। ठीक है, एक मरे हुए चूहे की स्मेल लेना। ऑप्शन बी, टू सस्पेक्ट फूल डीलिंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी, टू बी इन अ बैड मूड, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टू सस्पेक्ट फूल डीलिंग्स। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? टू सस्पेक्ट और रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, यानी कि हम यहां पर क्या कर रहे होते हैं? पूरी एक सिचुएशन को हमने एनालाइज किया और वहां पर हम एक चीज को रियलाइज करते हैं या फिर एनालाइज कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन पर, तभी हमें रियलाइज होता है कि यहां पर कुछ तो गलत हुआ था। ठीक है, बोला याद है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो वहां पर कोई एक पूरा हमारे हमने सीन देखा, कोई पूरा हम लोगों ने चीज देखी और वहां पर हम लोग पता चले कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उस चीज को या फिर उस कंडीशन पर हम लोग क्या बोलते हैं? टू स्मेल अ रैट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे इडियम्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, वो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और वही हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस को मेरे सपोर्ट करते रहे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको और ज्यादा इसके पार्ट्स ला करके दूंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।